हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सीए वीना देसाई। हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग और जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8 एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है वो देखने वाले हैं। देन हम इसमें यहाँ पर प्रॉफिट स्टेटमेंट एंड इन्वेंट्री इवैल्यूएशन करेंगे एंड रिकंसिलिएशन बनाएंगे। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या होती है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नाउ देखिए, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड, और अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड चैप्टर में हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़कर आए। ओके, सो क्या होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये हमने ओवरहेड चैप्टर में ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूरा पढ़ा है। उससे पहले तो देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ये दोनों ही क्या है, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग हमारी एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है और दूसरी है मार्जिनल कॉस्टिंग। नाउ व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग क्या होती है? कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट को असर्टेन करने की हम लोग वेरियस टेक्निक्स यूज करते हैं। एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक है मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। क्या होता है यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट पर निकालते हैं। प्राइम कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद ये हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। इसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करते हैं। अब ये प्रोडक्शन ओवरहेड कौन से वाले होते हैं? दोनों तरह के होते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, दोनों ऐड करते हैं और हमारी क्या आ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है, राइट। और जो ये वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वेरिएबल तो वैसे भी हमारे यूनिट्स के बेसिस पर ही होते हैं, क्योंकि वेरिएबल क्या होते हैं, जो पर यूनिट वाइज चेंज होते हैं। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड हम क्या करते हैं, यहाँ पर एब्सॉर्ब करते हैं। ये जो टेक्निक है, ये जो प्रोसेस है प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड आउट करने का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके, सो ये टेक्निक, पूरी एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की टेक्निक हमने इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड में पढ़ी है। नाउ आज हम एक दूसरी टेक्निक के बारे में पहले थोड़ा जानते हैं, देन हम इस चैप्टर के बारे में आगे करेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। कब काम आती है? ये काम आती है डिसीजन मेकिंग के टाइम पर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की टेक्निक कब हम यूज करते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की टेक्निक हम ईयर एंड पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए हम ये यूज करते हैं। देखिए, ईयर एंड पर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। हम लोग जो कॉस्टिंग कर रहे हैं और जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L वगैरह जो भी चीजें हमारी बनती है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वगैरह, वो सब किस बेसिस पे बनता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे बनता है। इवन स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर जो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देने होते हैं वो भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पर ही हमारे मेंटेन होते हैं। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग हम कब यूज करते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग यूज आती है डिसीजन मेकिंग के टाइम पर। तो इसको समझने के लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक समझने के लिए हम एक छोटी सी केस स्टडी ले रहे हैं। ओके, हम एक छोटी सी केस स्टडी ले रहे हैं। इस केस स्टडी से आपको मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक समझ में आएगी। देखिए, सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड, कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। ओके, इसकी सपोज प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स की। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। बट एट प्रेजेंट ये क्या कर रही है कंपनी? एट प्रेजेंट ये 500 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रही है। ओके, तो
ये जो मैं केस स्टडी ले रही हूँ, ये केस स्टडी हम मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कर रहे हैं। ओके, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, अभी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स, यानी वो 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकती है, बट एट प्रेजेंट वो 500 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन कर रही है क्योंकि मार्केट में उसकी इतनी ही डिमांड है अभी। ओके, अब ये 500 यूनिट्स की कॉस्ट क्या क्या आ रही है? देखिए, वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज पर यूनिट, तो 500 यूनिट्स एट द रेट 10 पर यूनिट, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? $5000। ओके, फिक्स कॉस्ट, अब फिक्स कॉस्ट क्या होती है? देखिए, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से मालूम है। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? जो यूनिट वाइज एक्टिविटी लेवल के वाइज आपकी चेंज होती है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। एंड व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? विच रिमेन्स फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो चाहे आपकी एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो, यानी कि मैं अगर 500 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करूं या 1000 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, मेरी फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी, वो मेरी फिक्स कॉस्ट है। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3000। तो मैं अगर टोटल कॉस्ट की बात करती हूं तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है? $8000। अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालती हूं तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी? $8000, 8000, और हमारी यूनिट्स कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है? 500, तो डिवाइड बाय 500 कितना हो गया? ये 8000 डिवाइड बाय 500, ये हो गया $16 पर यूनिट। ये पूरा जो हमने सिनेरियो लिया है, ये पूरा सिनेरियो प्रेजेंट सिनेरियो है, अभी एट प्रेजेंट ये सब हो रहा है। ओके, अभी एट प्रेजेंट ये सब हो रहा है। और ये कंपनी एबीसी लिमिटेड क्या कर रही है? इसमें प्रॉफिट ऐड कर रही है। कितने का प्रॉफिट ऐड करती है? $2 पर यूनिट का प्रॉफिट ऐड करके उससे मार्केट में सेल करती है। उसकी सेलिंग प्राइस क्या आ रही है? $18 पर यूनिट की उसने सेलिंग प्राइस कर रखी है। ओके, सो दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो। ये जो आपने किया है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट 8000, ये आपने किस बेसिस पे किया है? एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के तरीके से किया है। ठीक है, तो अभी वो प्रेजेंटली एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है। नाउ अब होता क्या है? देखिए, अब होता ये है कि एक दूर से एक बायर आता है सी, एक बायर आता है सी इज अ बायर, और उससे 300 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है? 300 यूनिट्स की। ये बायर बहुत दूर से आया हुआ है। ठीक है, बहुत दूर से आया हुआ है। ये आके अगर 300 यूनिट्स अगर इसे बाय करना है, ये लेकर 300 यूनिट्स लेकर यहाँ से दूर चला जाएगा। ओके, वापस अपने जगह जहाँ पर अपनी प्लेस पर चला जाएगा। अब ये 300 यूनिट्स चाहिए। इसने क्या किया? एबीसी लिमिटेड से अप्रोच किया। इसने कहा कि मुझे 300 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या आप मुझे दे सकते हो? तो एबीसी लिमिटेड ने कहा कि यस ऑफ कोर्स हम दे सकते हैं। 500 यूनिट्स तो अभी हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट में हम दे ही रहे हैं, और हमारी स्पेयर कैपेसिटी है, हमारी अभी 500 यूनिट्स की और मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। आपको तो 300 यूनिट्स ही चाहिए, हम आपको इजीली दे सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई, दे दो मुझे। तो उसने कहा कि लेकिन मुझे ये 300 यूनिट चाहिए एट द रेट $13 पर यूनिट। क्या कहा सी ने? सी ने कहा मैं 300 यूनिट्स देना चाहता हूं, लेकिन मुझे 300 यूनिट्स चाहिए एट द रेट ₹13 पर यूनिट। अब आप बताओ मुझे दोगे या नहीं दोगे? तो अब आप लोग जरा सोच के बताओ कि एबीसी लिमिटेड की अभी टोटल कॉस्ट आ रही है 16, एग्जिस्टिंग मार्केट में वो 18 पर यूनिट में अभी सेल कर रहा है। अब ये जो बायर आया हुआ है, ये बहुत दूर से आया हुआ है, ये 300 यूनिट्स लेकर यहाँ से चला जाएगा। ये आपके एग्जिस्टिंग मार्केट को कहीं अफेक्ट नहीं करने वाला है। इसको 300 यूनिट्स $13 पर यूनिट में चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आप उसे ये 300 यूनिट्स एट द रेट $13 पर यूनिट बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? सेल करेंगे या नहीं करेंगे? सोचिए जरा सा कि इसे हमें $13 पर यूनिट में सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारी प्रेजेंट कॉस्ट है $16 पर यूनिट। सो आई नो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही आंसर होगा, नो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारी कॉस्ट अभी आ रही है 16 पर यूनिट और वो 13, यानी हमें ₹3 का लॉस हो रहा है। लेकिन ये बात आप क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता। अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट पता होता तो देखिए,
मुझे मालूम है, सो मैं क्या कहूंगी, यस ऑफ कोर्स मैं यहां पर उसको $13 पर यूनिट में मैं उसे ये प्रोडक्ट 300 यूनिट्स अवेलेबल करवा सकते हैं। करवाने के बाद भी हमें लॉस नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट होगा। कैसे प्रॉफिट होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, उसे $13 में क्या चाहिए, 300 यूनिट्स चाहिए। तो 300 यूनिट्स की जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो रेवेन्यू कितना जनरेट होने वाला है, 300 इंटू $13 यानी कि $3,900। $3,900 इज माई रेवेन्यू। अब मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट देखते हैं, हमारी कॉस्ट कितनी इनकर होने वाली है इस 300 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने में। 300 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने में हमारे $16 पर यूनिट नहीं लगेगा, कितना लगेगा, 10 पर यूनिट ही लगेगा। क्यों 10 पर यूनिट लगेगा, क्योंकि 3000 तो आपके ऑलरेडी लग रहे हैं। आप ये 300 यूनिट्स का अगर मैन्युफैक्चरिंग और एक्स्ट्रा करते हैं तो फिक्स कॉस्ट में कहीं इंक्रीज नहीं होगा, जो इंक्रीज होगा वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में होगा। ये तो अगर आप 100 यूनिट्स भी मैन्युफैक्चर करेंगे तब भी 3000 लगेगा, 500 कर रहे हैं तब भी 3000 लगेगा, इवन आप अपनी 800 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब भी 3000 लगेगा, और 1000 तक करेंगे तब भी आपका 3000 ही लगने वाला है। इसमें कहीं इंक्रीज नहीं होगा। जो इंक्रीज होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, वेरिएबल कॉस्ट में होगा। तो हमारी जो कॉस्ट इंक्रीज होगी वो कितनी होगी, ओनली 3000। तो क्या होगा, $9,000 का अभी भी हमें, 900 का अभी भी हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा हमें इस पर्टिकुलर बायर से। इस बायर से हमें $900 का बेनिफिट होगा अगर हम उसका ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। सो क्या चीज है, जब हमने डिसीजन लेना था, क्या डिसीजन लेना था कि इस पर्टिकुलर बायर को हमें ये 300 यूनिट्स $13 में देना है या नहीं देना। जब हमें ये डिसीजन लेना था तब देखिए हमने क्या करा, कौन सी कॉस्ट कंसीडर करी, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करी। तब हमने फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं करी। और यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग। व्हाट इज मार्जिनल मीन्स, मार्जिनल मीन्स वेरिएबल, मतलब एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो मेरी एडिशनल कॉस्ट लग रही है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो जब हमें डिसीजन लेना होता है तब हम कौन सी कॉस्ट को कंसर्न करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल यानी वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं फिक्स कॉस्ट कंसीडर करते, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी सेम ही रहने वाली है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिसीजन। आप चाहे डिसीजन लें ना लें, वो 3000 की आपकी कॉस्ट लग रही है, वो उतनी ही लगेगी, उसमें कहीं कमी नहीं आएगी, ना वो ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। आप अगर ये 300 यूनिट्स का ऑफर एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे तब भी ये आपकी 3000 रुपीज की कॉस्ट लगेगी, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। अगर आप 0 यूनिट्स का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तब भी आपकी ये 3000 रुपीज की डॉलर की फिक्स कॉस्ट आपकी इनकर होगी। ओके, सो डिसीजन लेने में, डिसीजन के टाइम पर, डिसीजन में लेते वक्त हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या कॉस्ट कहलाती है, रेलिवेंट रहती है। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही रेलिवेंट होती है, फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है, इररेलिवेंट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका, मार्जिनल कॉस्टिंग। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट यानी एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो आपको एडिशनल एक्स्ट्रा इनकर कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। अब आइए एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखिए, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब आपने किया तो आपका $16 आया। यहां पर हमारी वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही कॉस्ट क्या होती है, रेलिवेंट होती है। तो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारी वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही कॉस्ट रेलिवेंट होती है। और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं तब हमारी वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट में दोनों आ जाती हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर करते हैं तो हमारी कौन सी कॉस्ट आती है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट हम कंसीडर नहीं करते। फिर फिक्स कॉस्ट को क्या कहेंगे, तो फिक्स कॉस्ट हमारी क्या कहलाती है, पीरियड कॉस्ट। क्या कहलाती है हमारी, पीरियड कॉस्ट।
क्या मीनिंग हुआ पीरियड कॉस्ट का? पीरियड कॉस्ट वह कॉस्ट है जो प्रोडक्ट चाहे आप कितना भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो इररेलेवेंट ऑफ एक्टिविटी लेवल, वो आपकी इनकर हो रही है, तो वो उस पीरियड की कॉस्ट है। इसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। सो ये है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करते हैं, जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तब हम फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। ओके, देखिए डायरेक्ट कॉस्ट तो ऑलरेडी वेरिएबल है, तो ये तो हमारी, ये पर यूनिट वाइज आपकी वैसे ही चेंज होती है, तो ये तो हमारी रहेगी ही। जो हमारा इशू आता है वो इशू किस में आता है, सिर्फ ओवरहेड्स में आता है। वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड, दो तरह के ओवरहेड्स होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स अगेन यूनिट वाइज लगता है, तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। जो प्रॉब्लम होता है वो किस में होता है, फिक्स्ड में होता है, कि फिक्स्ड ओवरहेड को यहां पर हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और प्रोडक्ट की कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड भी ऐड होते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। फिक्स कॉस्ट हमारी क्या कहलाती है, पीरियड कॉस्ट कहलाती है। ओके, और कब यूज करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग? देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हमारे एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पर ही बनते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जाते हैं, जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, टैक्सेशन में जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, वो सारे हमारे एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग पर ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंसीडर करती है, उन्हें ही एक्सेप्ट करती है। मार्जिनल कॉस्टिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए नहीं करते हैं ये, लेकिन हम जब डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही यूज करते हैं। आजकल का इतना कट थ्रोट कंपटीशन है और वहां पर आपको बहुत ही एक्यूरेट डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो डिसीजन लेते वक्त आप कौन सी कॉस्टिंग की टेक्निक यूज करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चाहे आप डिसीजन ले ना ले वो इनकर होगी ही होगी, तो वो क्या बन जाती है, इररेलेवेंट बन जाती है। सो रेलिवेंट क्या होती है हमारी, सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। सो आई होप आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा, दोनों टेक्निक्स क्या होती हैं वो समझ आ गई होंगी। सो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की टेक्निक हम कब यूज करते हैं, ईयर एंड पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में। मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक कब यूज आती है, डिसीजन मेकिंग के टाइम पर। ओके, नाउ सेकंड डिफरेंस, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही कॉस्ट हम ऐड करते हैं, यानी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही कॉस्ट हमारी क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है। वहीं मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं करते। फिक्स कॉस्ट हमारी क्या कहलाती है, पीरियड कॉस्ट कहलाती है, उसको हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। Okay, so this is the basic difference between absorption costing and marginal costing. देखिए बच्चों, यहां पर तो हम लोग सिर्फ एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस ही देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में और इस टेक्निक के बारे में पूरा डिटेल में हम पेपर नंबर F5 में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो यहां तो हमारा ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के बीच के डिफरेंस पर। नाउ अब देखते हैं क्या होता है ये एब्सॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग जो भी हमने पढ़ा है। मार्जिनल एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग आर टू डिफरेंट वेज ऑफ वैल्यूइंग द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड एंड फिनिश्ड यूनिट्स इन इन्वेंट्री। दीज आर टू डिफरेंट वेज, ओके, वैल्यूइंग द कॉस्ट, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करते हैं कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और एब्सॉर्प्शन में हम वेरिएबल प्लस फिक्स्ड दोनों ही कंसीडर करते हैं। द बेसिक यूनिट cost consists of the direct cost, difference arise due to the treatment of production overhead। तो ये अभी हम देख ही चुके हैं, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ऑलरेडी वेरिएबल होती है, तो ये तो दोनों में सेम ही लगनी है। वेरिएबल कॉस्ट भी सेम लगती है, जो डिफरेंस आता है वो किसका आता है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का आता है। नाउ एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग assigns both fixed and variable production overhead to each unit. Okay, see chapter 7 for allocation, apportionment, reapportionment and absorption techniques। तो chapter 7 में हम लोग ये सारी टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार चैप्टर नंबर 7 देखकर जो हमारे वीडियोस हैं वो देखकर आप इन्हें समझ सकते हैं। एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट एंड एब्सॉर्प्शन, ये हमने पूरा चैप्टर 7 में देखा है। तो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, इट असाइंस बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड
ईच यूनिट, यूनिट पर फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों होते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, इट ओनली असाइंस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड टू ईच यूनिट. Absorption costing assigns both fixed and variable production overhead, and marginal costing assigns only variable production overhead. Fixed production overhead are treated as period cost. क्या कहते हैं हम fixed production overhead को? Period cost कहते हैं. Profit के against charge किया जाता है. Now, अब ये मार्जिनल कॉस्टिंग का हम कॉन्सेप्ट यहां पढ़ रहे हैं. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का हमने डिटेल में चैप्टर 7 में ऑलरेडी कर चुके हैं. तो देखिए क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विच वुड बी अवॉइडेड इफ दैट यूनिट वर नॉट प्रोड्यूस्ड और विच वुड इंक्रीज इफ वन एक्स्ट्रा यूनिट वर प्रोड्यूस्ड. सो ये वही है मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट. क्या होती है, देखिए अगर आप एक यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक भी एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, तो जो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी, हमारे इस वाले इलस्ट्रेशन में $10, क्योंकि एक यूनिट और एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करेंगे $10 लगेगी. या अगर मैं 500 में से 100 यूनिट्स कम कर दूंगी तो मेरा कितना लगेगा, 400 पर ही लगेगा, 4000. 100 यूनिट्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट तब भी 3000 वही रहेगी. irrespective of activity level it remains unchanged. So तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गई, जो आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप यूनिट्स प्रोड्यूस ना करें, और इंक्रीज होगी अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं. सो द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए यूनिट ऑफ इन्वेंट्री इज टोटल ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट. इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, इज द टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट. ओके, सो इसको हम पूरा एग्जाम्पल में जो हमने अभी केस स्टडी लिया था वो हमने पूरा समझ लिया. आगे देखते हैं. दिस इंक्लूड्स, अब मार्जिनल कॉस्ट में क्या क्या चीज आती है, क्या क्या आते हैं मार्जिनल कॉस्ट में. इट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड. देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब वेरिएबल होते हैं क्योंकि ये यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी आपकी मार्जिनल में, क्योंकि ये भी वेरिएबल कॉस्ट है. No fixed overheads are included in the inventory valuation. तो जब हम इन्वेंट्री की वैल्यू करते हैं तब मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारी कॉस्ट में क्या आता है, कॉस्ट में हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं. ठीक है, तो कोई भी फिक्स्ड ओवरहेड इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम लोग इंक्लूड नहीं करते. दे आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट डिडक्टेड इन फुल अगेंस्ट द प्रॉफिट फॉर द पीरियड. Marginal costing is the principal costing techniques used in the decision making. So I hope आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है एब्जॉर्प्शन, क्या होता है मार्जिनल. So आगे पढ़ने से पहले एक बार हम लोग, क्योंकि पूरा चैप्टर हमारे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है. फर्स्ट थिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम कब यूज करते हैं, ईयर एंड पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए. मार्जिनल कॉस्टिंग हम कब यूज करते हैं, एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग. कब यूज करते हैं, एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग. मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट में हमारी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती है. और जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं ना, तो फिक्स्ड और वेरिएबल, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट में हमने दोनों ही लिए, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही ऐड करके इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं. मार्जिनल में जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, देखिए यहां पर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन में हम लोग सेल्स में से हम टोटल कॉस्ट लेते हैं. टोटल कॉस्ट में कौन सी होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट लेते हैं. लेकिन यहां पर मार्जिनल में हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में, सेल्स में से सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट ही प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस करते हैं. तो ये जो फिगर आता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं. एब्जॉर्प्शन में जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट लेते हैं तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही कॉस्ट कंसीडर करते हैं. यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करते हैं. तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जब माइनस करते हैं तो ये क्या आता है, कंट्रीब्यूशन. और फिर कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं. ओके, सो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट.
क्यों माइनस कर रहे हैं? वंस अगेन, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर करते हैं. नो फिक्स कॉस्ट इज कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग प्रोडक्ट कॉस्ट. सो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर करते हैं और इसलिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं. जो फिगर आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कंट्रीब्यूशन नाम देते हैं. तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन को हम सी से भी डिनोट करते हैं, एस माइनस वी. What is S? S यानी सेल प्राइस, V यानी ऑल वेरिएबल कॉस्ट. So this is contribution. The contribution concept lies at the heart of marginal costing. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कंट्रीब्यूशन हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. चलिए, अब इस कंट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट क्या है वो तो हमने देख ही लिया कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. क्या यूज आता है, थोड़ा सा इसको इस छोटे से इलस्ट्रेशन से समझते हैं. The following information relates to a company that makes a single product. तो sales of 1000 units and sales of 1500 units. कौन सी है? ये 1000 यूनिट्स है और ये 1500 यूनिट्स की सेल पर आपको ये फॉलोइंग डेटा गिवन है. सेल्स रेवेन्यू. तो सेल्स रेवेन्यू कितना है हमारे पास? देखिए, जब हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट है $600 पर यूनिट, तो हमारा 1000 यूनिट सेल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 इंटू 1000 दैट इज $6 लाख और यहाँ हो जाएगा $9 लाख. डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है 200, तो 1000 यूनिट्स पर हो जाएगी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 2 लाख और यहाँ पर हो जाएगी 3 लाख. डायरेक्ट लेबर है 150 यानी कि 1,50,000 टोटल at the time of 1000 units. डायरेक्ट लेबर की टोटल कॉस्ट रहेगी हमारी $1,50,000 एंड यहाँ पर हो जाएगी $2,25,000. वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है हमारा? 50. तो 1000 इंटू 50 दैट इज 50,000 इज टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड 1500 इंटू 50 टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एट 1500 यूनिट्स इज $75,000. नाउ मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट. अब क्या होगी मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट? 6 लाख में से आप ये सब माइनस करिए. टोटल कितना हो गया हमारा? 2 लाख प्लस 150 प्लस 50 कितनी हो गई? ये 4 लाख. तो टोटल मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो गई? 4 लाख. 6 लाख में से 4 लाख माइनस किया यानी S माइनस V, तो ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 2 लाख. यहां पर हमारा 9 लाख और 9 लाख में से आपने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो गई है? 3 लाख प्लस 225 प्लस 75 कितनी हो गई? ये $6 लाख. ये मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट. 9 लाख में से 6 लाख माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 3 लाख. सपोज यहाँ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है हमारा $1,20,000 माइनस किया तो टोटल प्रॉफिट आ गया 80,000 एंड 1,80,000. ओके, नाउ अब देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना रहेगा. तो यहां पर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 लाख है. 2 लाख और डिवाइड बाय 1000 करा तो हमारा कितना आ गया? 200. और यहां पर कितना है हमारा? 3 लाख डिवाइड बाय 1500 तो हमारा यहां पर भी आ गया 200. तो देखा आपने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सेम ही है. जो हमारा चेंज आ रहा है वो क्या चेंज आ रहा है? प्रॉफिट पर यूनिट चेंज हो रहा है. यहाँ 80 हो गया क्योंकि आपका 80,000 डिवाइड बाय 1000 और यहां पर हमारा 180 डिवाइड बाय 1500 ये चेंज हुआ. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे सेम रहा? क्योंकि देखिए यहां पर आपकी 600 पर यूनिट सेलिंग प्राइस है. सेलिंग प्राइस कितनी है? 600. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी? 200 प्लस 150 प्लस 50 कितनी है? 400. तो आपका कितना रहेगा? $200 पर यूनिट. ये आपकी क्या आ जाएगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. वो 1000 पर भी यही रहेगी, 1500 पर भी यही रहेगी, आगे भी यही रहेगी. जो चेंज आएगा वो चेंज किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में आएगा. प्रॉफिट में चेंज कैसे आएगा? कितना आएगा? क्योंकि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाली है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ती जाएंगी. ओके, तो फिक्स कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी $1,20,000 बेस्ड ऑन प्रोडक्शन लेवल 1000 लैम्प्स and it is expected to remain at this level. So profit आपका increase हो गया. Contribution per unit has remained constant. अब कुछ हम इसके बारे में आगे और देख लेते हैं. तो हमारा क्या कहता है कि contribution per unit क्या होता है? सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट.
टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स वॉल्यूम। तो देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 200 था। जब हमारा सेल्स वॉल्यूम 1000 है तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया था हमारा, 2 लाख। और जब सेल्स वॉल्यूम हमारा बढ़कर 1500 हो गया तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 3 लाख। तो टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स वॉल्यूम। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो ये हमारे क्या हो गए हैं, प्रॉफिट हो गए। ओके, चलिए अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। बोहना लिमिटेड मेक्स ओनली वन प्रोडक्ट द कॉस्ट कार्ड ऑफ विच इज, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन, ओवरहेड। देखिए ये तीनों के तीनों तो आपकी क्या है, ये तीन आपकी वेरिएबल है, ये आपकी फिक्स्ड है, ओके, और ये अगेन वेरिएबल है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज $25. Budgeted fixed overheads are based on budgeted production of 5000 units. Sales during the period were 3000 units and actual fixed production overhead incurred were $25,000. Calculate the total contribution earned during the period, total profit or loss for the period. तो चलिए हमें टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। टोटल कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें कितना गिवन है, $25। यहां हम लिख देते हैं $25। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई है, देखिए 3 + 6 + 2 + 5 कितनी हो गई है, 3 + 6 + 2 + 5। ये हो गई है 16। तो कितनी हो गई है, 25 - 16 दैट इज $9 पर यूनिट। सो हमारा कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आ गया $9 पर यूनिट, और सेल्स वॉल्यूम कितने यूनिट्स पर हमें निकालना है टोटल कंट्रीब्यूशन, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड इज 3000 यूनिट्स। तो कितना हो जाएगा इनटू 3000, तो कितना हो जाएगा $27,000। ये हमारा आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। नाउ सेकंड में हमें क्या पता करना है, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। अब हमें टोटल प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट क्या होता है हमारा, या लॉस जो भी है, प्रॉफिट और लॉस जो भी है क्या होता है, C - F। कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट लॉस आ जाता है। कंट्रीब्यूशन है 27,000, अब फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो देखिए फिक्स कॉस्ट हमारी हो रही है $25,000। कितनी फिक्स कॉस्ट है, $25,000, यानी जो हमारा प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो कितना है, $2,000 का। सो दिस इज द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड दिस इज टोटल प्रॉफिट। आइए चेक करते हैं, ये रहा टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न्ड इज $27,000 एंड $2,000 इज टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस। ये प्रॉफिट है हमारा 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। PQR sells one product. Cost card for that product is given below. Direct material, direct labor, variable production overhead, fixed production overhead, variable selling cost. Same information है जैसी अभी हमारे previous question में थी। Selling price per unit is $20. कितनी selling price per unit है, $20. Budgeted fixed overheads are based on budgeted production overhead of 1000 units. Opening inventory 200 units, closing inventory was 150 units. Sales during the period were 800 units. Actual fixed overheads incurred is $1,500. आपको निकालना क्या है, निकालना है टोटल कंट्रीब्यूशन। देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर। अब आपको आपको कैसे निकालना पड़ेगा, आपको क्या देखना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। कैसे पता लगेगा इतनी सारी इंफॉर्मेशन में, आप देखेंगे सबसे पहले कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कंट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन,
टोटल कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स वॉल्यूम। तो देखिए आपको दो चीज चाहिए, एक तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, एक सेल्स वॉल्यूम चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। यहां पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है $20, तो मैं यहां लिख देती हूं $20। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी यहां पर हर जगह पर गिवन है। कितना गिवन है, ये देखिए, डायरेक्ट मटेरियल 4, डायरेक्ट लेबर 5, वेरिएबल ओवरहेड 3 एंड वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3। तो 4 + 5 + 3 + 3, 4 + 5 + 3 + 3, यही है ना, ये रही हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना हो गया है, $20 माइनस $15। ओके, तो ये हो गया $5 पर यूनिट। ये हमारी क्या हो गई है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, $5 पर यूनिट। एंड व्हाट इज सेल्स वॉल्यूम, तो देखिए सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड इज 800 यूनिट्स। सो दिस इज आवर सेल्स वॉल्यूम। आइए कर देते हैं टू 800, तो हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, $4000। सो दिस इज टोटल कंट्रीब्यूशन। ये रहा हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन। एक और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ए ऑपरेट्स अ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। For the forthcoming year, variable costs are budgeted to be 60% of sales value and fixed costs are to be budgeted to be 10% of sales value. If E were to increase the selling price by 10% and all other costs and production and sales volume are to remain the same, what would be the effect on E's contribution? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, इफेक्ट ऑन कंट्रीब्यूशन। किस पर इफेक्ट पूछा गया, कंट्रीब्यूशन पर। सो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, S माइनस V। ओके, तो देखिए यहां पर हमारा पास क्या दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 60% ऑफ सेल्स वैल्यू। इट मीन्स सपोज मेरी सेल्स है 100, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 60% ना, तो 100 का 60%, सपोज दिस इज पर यूनिट कॉस्ट। ओके, डॉलर पर यूनिट, तो मेरे कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, $40 पर यूनिट। ओके, दिस इज द कंट्रीब्यूशन। नाउ क्या बोला हुआ है अब आपको, दिस इज द इंफॉर्मेशन। फिक्स कॉस्ट आर टू बी बजटेड 10% ऑफ सेल्स वैल्यू। फिक्स कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला होता है सिर्फ S माइनस V। तो फिक्स कॉस्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी, कंट्रीब्यूशन पर उसका कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके, नाउ अब क्या है, E वर टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 10%। अब E ने क्या किया, सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज कर दी, 10% से। तो अब हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 100 + 10% कितना हो जाएगा, 110 पर यूनिट। ओके, एंड अदर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम वर टू रिमेन द सेम। प्रोडक्शन सेल्स वॉल्यूम दोनों सेम ही रहने वाला है। तो क्या होगा हमारा, ये दोनों सेम रहेगा, तो क्या है, अभी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होने वाली है, 60 ही है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, $50 पर यूनिट। हमारी यहां पर क्या हुई है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुई है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट अभी भी क्या है, सेम है। तो मेरा क्या पूछा हुआ है हमसे क्वेश्चन में, व्हाट वुड द इफेक्ट ऑन ईज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ईज कॉन्ट्रीब्यूशन पे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुई, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, फिक्स कॉस्ट भी सेम है, लेकिन फिक्स कॉस्ट से कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ है देखें जरा, 50 माइनस इंक्रीज कितना हुआ है, परसेंट देख रहे हैं, 50 माइनस 40/40 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 10/40 इंटू 100, कितना हो जाएगा ये हमारा, 10 डिवाइड बाय 40%, ये हो जाएगा 25% से इंक्रीज हो गया कंट्रीब्यूशन। तो क्या हुआ, एन इंक्रीज ऑफ 25%। तो अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है,
सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हो रही तो कंट्रीब्यूशन कितना इंक्रीज हो जाएगा 25%. लेट्स सी द आंसर. ये रहा आंसर हमारा डी. इंक्रीज आ रहा है 25%. ओके. So fixed costs do not affect contribution, and if sales volume is unchanged, then the overall change in contribution can be measured using the contribution per unit. Now next question देखते हैं हम. For a product that has a positive unit contribution, which of the following events would tend to increase the total contribution by the greatest amount? तो देखिए क्या बता रखा है, एक प्रोडक्ट का पॉजिटिव यूनिट कंट्रीब्यूशन है. ओके यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो पॉजिटिव है, यानी सेल्स ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट कम है. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड टेंड टू इंक्रीज टोटल कंट्रीब्यूशन बाय द ग्रेटेस्ट अमाउंट. देखिए कंट्रीब्यूशन पर किस चीज का इंपैक्ट होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो अब मेरा कंट्रीब्यूशन का कब कब इंक्रीज होगा. देखिए कंट्रीब्यूशन इंक्रीज टोटल कंट्रीब्यूशन. ओके टोटल कंट्रीब्यूशन पर किसका एक और इंपैक्ट आता है. टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है मेरा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स वॉल्यूम. ठीक है ये दो फिगर्स है. दिस इज फॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यहां सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेते हैं, और ये टोटल कंट्रीब्यूशन. अब देखिए मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन इंक्रीज क्या पूछा हुआ है, which of the following event would tend to increase total contribution by the greatest amount. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कब कब होगा. ये तब इंक्रीज होगा जब एक तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंक्रीज होगा या फिर सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो अगर मेरा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, या फिर मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंक्रीज होगा तो भी मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा. ओके तो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा यानी कि ज्यादा हम यूनिट सेल करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर किस किस का इंपैक्ट आएगा, जब मेरी सेलिंग प्राइस बढ़ेगी. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, जैसे ही सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज होगी टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा मेरा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के इंक्रीज होते ही टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट का क्या इंपैक्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट का ऑपोजिट इंपैक्ट आएगा. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरी क्या होगी जब डिक्रीज होगी, ये माइनस का फिगर है, ये जैसे ही डिक्रीज होगा तब आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा. सेल्स बढ़ेगी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तब कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा. तो आपके तीन फिगर हो गए. फर्स्ट इज सेल्स वॉल्यूम, सेकंड वन इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, थर्ड वन इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि इन दोनों का इंपैक्ट ही आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है. सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी, तब आपका टोटल कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज होगा. लेकिन पूछा क्या गया है कि इन तीनों में से किस से ग्रेटेस्ट अमाउंट से आपका बढ़ेगा, ग्रेटेस्ट अमाउंट से बढ़ेगा. तो चलिए देखते हैं किसमें हमारा ग्रेटेस्ट अमाउंट से बढ़ेगा. सबसे पहले तो डी ऑप्शन कट. क्यों डी ऑप्शन कट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, फिक्स कॉस्ट में कुछ भी हो, हमारा कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. फिक्स कॉस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं आता. ठीक है तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट पे इन तीन को ही इंपैक्ट आएगा, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, इंक्रीज इन वॉल्यूम सोल्ड. इन तीन का ही टोटल कंट्रीब्यूशन पर इंपैक्ट आएगा. अब हमें देखना है कि इन तीन में से किसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट से इंपैक्ट आ रहा है. ठीक है तो चलिए तीन सिचुएशन लेते हैं हम, ए सिचुएशन, बी सिचुएशन एंड सी सिचुएशन. तो स्टार्टिंग के लिए हम लोग पहले ले लेते हैं एक केस यहां ले लेते हैं कि सपोज अभी एट प्रेजेंट मेरी सेलिंग प्राइस है 100, वेरिएबल कॉस्ट दिस इज पर यूनिट. ओके और वेरिएबल कॉस्ट है 60, तो मेरा अभी कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 40 आ रहा है. यूनिट्स जो हमारी अभी सोल्ड हो रही है वो हो रही है 1000. ओके नाउ फर्स्ट ए केस में हमने क्या लिया, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट में अभी डिक्रीज हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीज हो रहा है. सेलिंग प्राइस मेरी 100 है, वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीज हो रहा है एट द रेट 10% से डिक्रीज हो रही है वेरिएबल कॉस्ट. तो 60 माइनस 10% कितना हो जाएगा, कितनी डिक्रीज हो रही है 60 माइनस 10%, ये होगा
54, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 54। तो मेरा अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, इट इज $46 पर यूनिट, और टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, मेरी यूनिट से 1000, तो 46 इंटू 1000 टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 46,000। तो 10% डिक्रीज आने से मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन 46,000 हुआ। नाउ सिचुएशन बी, सिचुएशन बी में क्या पूछा हुआ है आपको, सिचुएशन बी में बोला हुआ 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। तो चलिए सेलिंग प्राइस में हम 10% का इंक्रीज करते हैं। 100 है, 10% का इंक्रीज किया, मेरी अभी न्यू सेलिंग प्राइस हो गई 110, वेरिएबल कॉस्ट 60 ही रहेगी। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया मेरा $50 पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 50 इंटू 1000 दैट इज $50,000। तो यहां 46, यहां 50। आइए थर्ड सिचुएशन पर आते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या थी हमारी, 10% इंक्रीज इन वॉल्यूम सोल्ड। तो यूनिट सोल्ड कर रहे हैं उसमें 10% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट तो वो सेम ही है 160, कितना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40, लेकिन अब जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स आपकी बदल गई। यूनिट्स कितनी हो गई 10% इंक्रीज हो गया, 1000 प्लस 10% ये इंक्रीज हो गया। तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 1100 कितना हो जाएगा हमारा 44,000 $44,000। तो देखिए तीनों में ही टोटल कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ। यहां पर हमारा कंट्रीब्यूशन था 40 इंटू 1000, तीनों सिचुएशन से ही हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है 40,000 से। वेरिएबल कॉस्ट 10% डाउन करने से 46,000 हो गया, सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने से 50,000 हो गया, यूनिट्स इंक्रीज करने से 44,000 हो गया। तीनों ही सिचुएशन से बढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से ग्रेटेस्ट अमाउंट से किस में बढ़ा है, जब हमने सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज करी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बी, कि जब हम अपनी सेलिंग प्राइस को 10% से इंक्रीज करते हैं तब हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन ग्रेटेस्ट अमाउंट से इंक्रीज होगा। ओके, लेट्स सी द आंसर। ये रहा, ये हमारे वाला ही केस लिया हुआ है यहां पर भी। तो देखिए यहां पर है आंसर इज बी, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो देखिए यहां पर 46,000 हो गया, यहाँ 46,000 हो गया, यहाँ 50,000 हो गया, यहाँ 44,000 हो गया। सो आंसर विल बी बी। सबसे ज्यादा किस में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है 50,000 में। फिक्स कॉस्ट आर इररिलेवेंट सिंस वी आर कंसर्न विद कंट्रीब्यूशन ओनली। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो यहां हमने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, एक बार हम जरा सा शॉर्ट रिकेप ले लेते हैं। क्या क्या देखा हमने इसमें। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये दोनों क्या है, टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक्स हम कब यूज करते हैं, एट द टाइम ऑफ ईयर एंड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक कब यूज होती है, एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है वहां पर हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट हो जाती है डिसीजन मेकिंग पर्पस से। आप चाहे डिसीजन ले ना ले, फिक्स कॉस्ट तो उतनी लगनी ही लगनी है, इसलिए फिक्स कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को कंसीडर, मतलब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो रही है हम सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं। और एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इनकर होती है एक्स्ट्रा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो हमारी क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल होती है, कौन सी दोनों, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर होती है। वहां पर फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या कहलाती है, पीरियड कॉस्ट कहलाती है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंस के।
क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं 2 पॉइंट्स पर टिका हुआ है हमारा। ओके, फिर हमने क्या देखा, मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट देखा, और इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा कंट्रीब्यूशन का। सो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम वेरिएबल कॉस्ट को ही क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, इसीलिए जो हम प्रॉफिट कंसिडर करते हैं वो कौन सा होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट होती है, उसको हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं, यानी कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करके फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ओके, और फिर हमने ये कुछ क्वेश्चंस देखे कंट्रीब्यूशन पर, कि कंट्रीब्यूशन पर किन का इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी हमने क्या देखा कि कंट्रीब्यूशन पर हमारे 3 फिगर्स का इम्पैक्ट आता है। पहला इम्पैक्ट आता है सेल्स वॉल्यूम का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। ये किस पर इम्पैक्ट आता है? टोटल कंट्रीब्यूशन पर इम्पैक्ट आता है। और अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करते हैं तो उस पर हमारे सिर्फ सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का ही इम्पैक्ट आता है। ओके, तो ये आज कुछ क्वेश्चंस थे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।